कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक इंसान के नहीं होते, वो एक राष्ट्र के होते हैं। रतन टाटा ऐसा ही एक नाम है। ये एक ऐसा नाम है जिसका मतलब है बिजनेस, इसका मतलब है विश्वास, इसका मतलब है भारत का वर्ल्ड स्टेज पर सफर। वो सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं है, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने दिल से एक एम्पायर बनाया। बहुत से लोग उन्हें टाटा ग्रुप के फॉर्मर चेयरमैन के रूप में जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी एक टाइटल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये एक शर्मीले लड़के की कहानी है जो एक ग्लोबल लीडर बन गया। शांत ताकत और बड़े सपनों की कहानी, एक ऐसी कहानी जो लाखों लोगों को खुद पर और अच्छा करने की ताकत पर विश्वास करने के लिए इंस्पायर करती है। तो कौन है रतन टाटा? वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक विजनरी और एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, लेकिन इससे बढ़कर वो ईमानदारी के प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया में जहां सक्सेस को अक्सर सिर्फ पैसों से मापा जाता है, उन्होंने दिखाया कि आप सफल हो सकते हैं और फिर भी दयालु हो सकते हैं। आप शक्तिशाली हो सकते हैं और फिर भी विनम्र हो सकते हैं। उनका सफर सिर्फ बड़ी कंपनियां बनाने के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर भारत बनाने के बारे में है। उन्होंने एक फैमिली लेगेसी को ग्लोबल फॉर्स में बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि भारतीय कंपनियां दुनिया की बेस्ट कंपनियों के साथ कंपटीशन कर सकती हैं। और उन्होंने यह सब एक शांत गरिमा के साथ किया जो देखना दुर्लभ है। 27 दिसंबर 1937 को सूरत में जन्मे रतन टाटा का बचपन उतना सरल नहीं था जितना कोई सोच सकता है। उनका जन्म प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता नवल और सोनू टाटा तब अलग हो गए जब वो सिर्फ 10 साल के थे। उन्हें और उनके छोटे भाई जिमी को फिर उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने पाला। वो एक मजबूत और प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने उन्हें निष्पक्षता और गरिमा के मूल्य सिखाए। परिवार में परेशानी का ये शुरुआती एक्सपीरियंस उनके कैरेक्टर को आकार दिया। इसने उन्हें सेंसिटिव और समझदार बनाया। इसने उन्हें लचीला होना सिखाया, अपनी गरिमा खोए बिना चुनौतियों का सामना करना सिखाया। ये वो सबक थे जो जीवन भर उनके साथ रहे। उनकी शिक्षा वर्ल्ड क्लास थी, जो उन्हें आगे आने वाली बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही थी। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल और बाद में कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। हायर स्टडीज के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स गए। उन्होंने 1962 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। बाद में 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अमेरिका में उनके समय ने उन्हें एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया। इसने उनके दिमाग को नए विचारों और सोचने के नए तरीकों के लिए खोल दिया। वो वहीं रह सकते थे और एक सफल करियर बना सकते थे, लेकिन उनका दिल भारत में था। वो जानते थे कि उनकी किस्मत टाटा नाम से जुड़ी हुई है। रतन टाटा ने टॉप से शुरुआत नहीं की। टाटा ग्रुप में उनका सफर बिल्कुल निचले स्तर से शुरू हुआ। 1962 में वो भारत लौटे और फैमिली बिजनेस में शामिल हो गए। उनकी पहली नौकरी जमशेदपुर में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर थी। उन्हें चूना पत्थर फावड़ा से खोदना पड़ता था और ब्लास्ट फर्नेस के साथ काम करना पड़ता था। ये कठिन शारीरिक काम था। ये वो जीवन नहीं था जिसकी कई लोग टाटा वारिस के लिए उम्मीद करते थे, लेकिन ये सबसे अच्छी शिक्षा थी जो उन्हें मिल सकती थी। उन्होंने सीखा कि कंपनी कैसे ग्राउंड अप से काम करती है। वो वर्कर्स के जीवन को समझते थे। उन्होंने उनकी कड़ी मेहनत और उनकी चुनौतियों को देखा। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें सहानुभूति सिखाई, एक क्वालिटी जो उनके लीडरशिप को परिभाषित करेगी। उनके शुरुआती साल सीखने और बढ़ने का दौर था। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर अलग अलग कंपनियों में काम किया। हर रोल ने उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने देखा कि क्या काम कर रहा था और क्या नहीं। टाटा ग्रुप एक बड़ा स्थापित कॉन्ग्लोमेरेट था, लेकिन उसकी कुछ कंपनियां संघर्ष कर रही थी। बेंटू रजव के लिए बहुत आंतरिक प्रतिरोध था। पुराने लोग जैसे थे वैसे ही ठीक थे। रतन टाटा युवा थे और नए विचारों से भरे थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की जरूरत देखी, लेकिन इन बेंटू रजावों को लाना आसान नहीं था। उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और हर कदम पर अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी। उनकी पहली बड़ी चुनौतियों में से एक तब आई जब उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी या नेल्को नाम की एक संघर्षरत कंपनी का चार्ज दिया गया। 1970 के दशक में नेल्को भारी नुकसान कर रहा था। एक युवा मैनेजर के लिए यह एक मुश्किल काम था, लेकिन रतन टाटा ने एक अवसर देखा। उन्हें इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की पोटेंशियल पर विश्वास था। उन्होंने कंपनी को बेंटू राजनी के लिए कड़ी मेहनत की।
उन्होंने नए प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित किया और एक मजबूत टीम बनाई। कुछ समय के लिए वो कंपनी को फिर से जीवित करने में सफल रहे, लेकिन आर्थिक मंदी और लेबर इश्यूज ने आखिरकार समस्याएं पैदा की। हालांकि नैमको की सफलता अल्पकालिक थी, एक्सपीरियंस अनमोल था। इसने उन्हें सिखाया कि असफलता को कैसे संभालना है और कठिन समय में कैसे नेतृत्व करना है। यह अवधि उन्हें एक लीडर के रूप में आत्मा देने में महत्वपूर्ण थी और सिर्फ आदेशों को पालना नहीं था। वो टाटा ग्रुप के लिए अपना विजन विकसित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रुप के जीवित रहने और बढ़ने के लिए उसे मॉडर्नाइज होने की जरूरत थी, उसे ग्लोबल सोचने की जरूरत थी, उसे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। ग्रुप के कई सीनियर लीडर्स उनसे सहमत नहीं थे। वो उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन रतन टाटा धैर्यवान थे। वो जानते थे कि उनका समय आएगा। उन्होंने सीखना, ऑब्जर्व करना और उस बड़ी भूमिका के लिए खुद को तैयार करना जारी रखा जो उनका इंतजार कर रही थी। वो एक रिवॉल्यूशन की नींव बना रहे थे। 1991 में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। J.R.D. टाटा, भारतीय उद्योग के एक लेजेंड, ने टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी चुना। इस फैसले ने कई लोगों को हैरान कर दिया। ग्रुप में और भी सीनियर डायरेक्टर्स थे, लेकिन J.R.D. ने भविष्य देखा। उन्होंने रतन में 21वीं सदी में ग्रुप का नेतृत्व करने के लिए आवश्यक विजन और साहस देखा। चार्ज संभालना आसान नहीं था। रतन टाटा को शक्तिशाली कंपनी प्रमुखों पर अपना अधिकार जताना पड़ा, जिन्होंने अपनी फर्मों को पर्सनल किंगडम की तरह चलाया था। उन्हें ग्रुप को एक विजन के तहत एकजुट करना पड़ा। ये टाटा एम्पायर की आत्मा के लिए एक लड़ाई थी और वो इसके लिए तैयार थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप बदल गया। उनका एक सरल लेकिन शक्तिशाली लक्ष्य था टाटा को एक ग्लोबल नाम बनाना। उन्होंने ग्रुप की कंपनियों को बड़ा सोचने के लिए प्रोत्साहित करके शुरुआत की। उन्होंने उन्हें न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड स्टेज पर भी कंपटीशन करने के लिए प्रेरित किया। इससे ऐतिहासिक अधिग्रहणों की एक सीरीज हुई। 2000 में टाटा टी ने ब्रिटिश कंपनी टेटली को खरीदा। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस, एक एंग्लो-डच स्टील दिग्गज, का अधिग्रहण किया। अगले साल टाटा मोटर्स ने फोर्ड से प्रतिष्ठित ब्रिटिश ब्रांड्स जगुआर और लैंड रोवर खरीदे। इन कदमों ने भारत को ग्लोबल बिजनेस मैप बना दिया। रतन टाटा सिर्फ बड़ी कंपनियां खरीदने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे। वो आम भारतीय के लिए इनोवेशन के भी चैंपियन थे। उनका एक सपना था। उन्होंने 4 लोगों के परिवारों को एक ही स्कूटर पर अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में सवारी करते देखा था। वो उन्हें एक सुरक्षित, अधिक अफोर्डेबल ऑप्शन देना चाहते थे। इस सपने से टाटा ने लोगों की कार का निर्माण किया। इसे 2008 में सिर्फ 1 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो उस समय लगभग $2,500 था। नैनो एक इंजीनियरिंग चमत्कार था। इसने दुनिया की कल्पना को मोहित कर लिया। हालांकि यह एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस नहीं बन गई। इसने रतन टाटा का दिल दिखाया। इसने आम लोगों के लिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की उनकी प्रतिबद्धता को साबित किया। उनका नेतृत्व सबसे बुरे समय में परखा गया। 26 नवंबर 2008 को रतन टाटा ने मुंबई को तैयार किया। उनके बोलने में से एक प्रतिष्ठित राजमहल पैलेस होटल था, जो टाटा ग्रुप की एक प्रॉपर्टी थी। होटल को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा था और कई कर्मचारियों और महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। रतन टाटा ने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत और पुनर्निर्माण प्रयासों को अपनाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रभावित कर्मचारियों और उनके परिवार का ध्यान रखा जाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी दिखाया, सच्चा नेतृत्व किया। सिर्फ मुंबई की आत्मा का पुनर्निर्माण किया। रतन टाटा की लेगेसी बिजनेस से कहीं ज्यादा आगे जाती है। वो भारत के सबसे महान परोपकारी लोगों में से एक हैं। उनके लिए समाज को वापस देना कोई बात की बात नहीं है। यह बिजनेस का मुख्य उद्देश्य है। टाटा ग्रुप अनोखा है क्योंकि इसकी अधिकांश ओनरशिप चैरिटेबल ट्रस्ट्स, टाटा ट्रस्ट्स में है। ये ट्रस्ट, जिनके रतन टाटा अध्यक्ष हैं, अपनी दौलत का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं। वे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास
और कला जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं। इसका मतलब है कि टाटा कंपनियों से होने वाला मुनाफा भारत के लोगों की मदद के लिए वापस आता है। यह बिजनेस का एक मॉडल है जो समुदाय के कल्याण के विचार पर आधारित है। रतन टाटा ने यह सुनिश्चित किया है कि देने की यह परंपरा फलती फूलती और बढ़ती रहे। उनका पर्सनल लाइफ सरलता का एक सबक है। भारत के सबसे शक्तिशाली पुरुषों में से एक होने के बावजूद वो एक साधारण जीवन जीते हैं। वो मुंबई में एक अपेक्षाकृत साधारण अपार्टमेंट में रहते हैं। वो कुत्तों के प्रति अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अपने पालतू जानवरों से मिलने वाली खुशी के बारे में बात करते हैं। वो भव्य पार्टियों और धन के सार्वजनिक प्रदर्शन से बचते हैं। उन्हें अक्सर अपनी कार चलाते हुए देखा जाता है, बिना किसी बड़े दल के। यह विनम्रता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यह उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़े रखती है। यह उन्हें याद दिलाती है कि सच्ची दौलत आपके पास क्या है उसमें नहीं है, बल्कि आप क्या देते हैं उसमें है। उनका शांत, गरिमापूर्ण जीवन शैली एक ऐसी दुनिया में एक प्रेरणा है जो अक्सर शोर और अति को सेलिब्रेट करती है। वह मजबूत सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं। उनके लिए ईमानदारी और नैतिकता गैर परक्राम्य है। एक ऐसे व्यावसायिक माहौल में जहां भ्रष्टाचार आम हो सकता है, उन्होंने हमेशा सही तरीके से काम करने पर जोर दिया है। उनका मानना है कि गलत तरीके से अर्जित सफलता बिल्कुल भी सफलता नहीं है। नैतिकता के प्रति इस प्रतिबद्धता ने टाटा समूह को अपार सम्मान और विश्वास दिलाया है। लोग टाटा नाम पर भरोसा करते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति के मूल्यों पर भरोसा करते हैं जिसने इतने लंबे समय तक इसका नेतृत्व किया। उन्होंने दिखाया है कि आप अपने सिद्धांतों से समझौता किए बिना एक विशाल लाभदायक साम्राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यह शायद नई पीढ़ी के उद्यमियों के लिए उनका सबसे महत्वपूर्ण सबक है। तो हम रतन टाटा से क्या सीख सकते हैं? हम सीखते हैं कि विनम्रता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। हम सीखते हैं कि सच्ची सफलता आपके दूसरों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है। हम सीखते हैं कि आपको बड़ा सपना देखना चाहिए, लेकिन अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनका जीवन हमें गरिमा के साथ चुनौतियों का सामना करना और करुणा के साथ नेतृत्व करना सिखाता है। वह हमें दिखाते हैं कि आप एक वैश्विक दूरदर्शी हो सकते हैं और फिर भी सबसे छोटे व्यक्ति की परवाह कर सकते हैं। रतन टाटा सिर्फ एक व्यवसाय नहीं है, वह एक राष्ट्र निर्माता, एक मार्गदर्शक और एक रोल मॉडल है। उनकी यात्रा एक अनुस्मारक है कि उद्देश्यपूर्ण जीवन सबसे संतोषजनक जीवन है जो कोई जी सकता है। वह वास्तव में भारत का एक रत्न है।